पटना में फ्लाईओवर डबल डेकर ब्रिज का शुभारंभ। सीएम नीतीश कुमार ने किया शुभारंभ। 422 करोड़ की लागत से हुआ पुल का निर्माण। रांची में पेसा नियमावली कानून पर कार्यशाला। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी की अध्यक्षता में कार्यशाला। पेसा कानून की नियमावली पर विस्तार से हुई चर्चा। पीएम के आगमन की तैयारी तेज। तैयारी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे कोमा। पीएम की सभा को सफल बनाने को लेकर की बैठक। आरयू के वीसी के कार्यकाल की होगी जांच। प्रशासनिक और वित्तीय विभागों की होगी जांच। राज्यपाल ने जांच का दिया आदेश। और भगवान जगन्नाथ का महास्नान संपन्न। जगन्नाथ मंदिर में भक्तिभाव से हुआ आयोजन। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्तों ने की शिरकत। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक बत्तीशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में फ्लाईओवर डबल डेकर ब्रिज का शुभारंभ किया। इस बीच 422 करोड़ रुपए की लागत से बने इस पुल को बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा निर्माण किया गया है। बताया गया है कि पटना के अशोक राजपथ पर पहला डबल डेकर फ्लाईओवर बन जाने से यातायात को रफ्तार मिलेगी और इस फ्लाईओवर डबल डेकर ब्रिज के शुभारंभ के बीच मौके पर पथ निर्माण मंत्री नीतीश नवीन, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, विजय कुमार चौधरी, मंत्री जल संसाधन सांसद रविशंकर प्रसाद आदि मौजूद रहे। कंक्रीट डेक स्लैब टेक्नोलॉजी से ये बना हुआ है और इसको बेसिक उद्देश्य जो है पीएमसीएच की कनेक्टिविटी भी हम दे रहे हैं और गंगा पथ की भी कृष्णा घाट से कनेक्टिविटी दे रहे हैं। हम सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, पटना यूनिवर्सिटी, साइंस कॉलेज, बीएन कॉलेज और जो है एनआईटी, ये सब जो है इससे कनेक्ट हो रहा है। और गांधी मैदान जो है हमारा, इससे भी ये कनेक्टिविटी और कलेक्ट्रेट से भी जो है यहाँ से संपर्क बहुत सुलभ हो रहा है। तो काफी अभूतपूर्व है और ये एक यूनिक एक्सपेरिमेंट है कि जो कंजेस्टेड एरिया है इसका ट्रैफिक रिलीव करने के लिए। आप देख रहे हो कि 4 लेयर में ये बना है। नीचे मेट्रो है, फिर सर्विस रोड, फर्स्ट लेवल और जो सेकंड लेवल, मतलब 4 लेयर्स है ये ट्रांसपोर्ट्स के। रांची में आयोजित पेसा नियमावली कानून पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां तमाम लोगों की मौजूदगी रही। झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू जी, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश सहित अनेक सम्मानित मंत्रीगण, विधायकगण और कांग्रेस संगठन के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में पेसा कानून की नियमावली कर चर्चा और पेसा को और अधिक सशक्त एवं प्रभावी बनाने और ग्राम सभा को निर्णय लेने की वास्तविक शक्ति प्रदान करने को लेकर विस्तार विचार विमर्श किया गया। लोगों ने बताया है कि हमारा उद्देश्य है कि पेसा कानून को झारखंड की सामाजिक, सांस्कृतिक और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप लागू किया जाए, जिससे कि आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो और ग्राम स्तर पर लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हो। झारखंड कांग्रेस इस दिशा में संकल्पित है कि पेसा कानून को जन भागीदारी के साथ लागू कर राज्य को आदिवासी अधिकारों के संरक्षण का एक उदाहरण बनाया जाए। लागू करने के लिए गंभीर है और आप लोग की भी जानकारी में है कि पिछले महीने हम लोगों ने जो ड्राफ्ट रूल्स है पेसा के, उसको पब्लिक डोमेन में डालने का काम किया। उसके बाद राज्य सरकार की पहल पर हमारे विभाग के द्वारा जो आदिवासी एक्टिविस्ट हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो इस कानून के बारे में अच्छे से जानते समझते हैं, उन लोगों के साथ एक चर्चा की गई और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें अपना ओपिनियन दे सकें। इसके लिए आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक कंसल्टेशन बुलाया गया, जिसमें कि जो शेड्यूल एरिया के जिलाध्यक्ष हैं, जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, प्रवक्ता हैं, अन्य सभी लोगों ने अपनी बातों को बहुत विस्तार से रखा है। मैं उन लोगों को आश्वस्त करती हूँ कि जो सकारात्मक सुझाव आए हैं उन्हें नियम संगत तरीके से इस ड्राफ्ट को और बेहतर करने के लिए हमारा विभाग काम करेगा। पेसा ड्राफ्ट पर कांग्रेस लीडर्स का सजेशंस लिया। वो सजेशंस हम सभी पार्टिसिपेंट से लिखित रूप से भी 20 जून तक हम लेंगे। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी में एक कमेटी हम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। ये कमेटी हर एक सजेशन पर डिस्कस करके ये ड्राफ्ट को मजबूत करने के लिए
हम हमारा सुझाव फाइनलाइज करेंगे और पैरेलली हम फील्ड में जाके आदिवासी लोगों का बात भी सुनेंगे और फाइनली कांग्रेस पार्टी तरफ से गवर्नमेंट को, पंचायत राज डिपार्टमेंट को हमारा सजेशंस देंगे। हमारा कोशिश ये है, पंचायत राज डिपार्टमेंट दीपिका पाटिल जी ने सभी सजेशंस को वो ड्राफ्ट में इंक्लूड करके, इम्प्रूव करके और पीसा रूल्स नोटिफाई करने के कोशिश करेंगे। आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 78वां जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया। लालू विचार केंद्र झारखंड प्रदेश के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लालू यादव के समर्थक शामिल हुए। इस दौरान 78 पाउंड के केक काटा गया और वहीं इस मौके पर प्रसिद्ध लोक कलाकार राजेश रसिक ने अपने गीतों में उपस्थित दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। एक दिन है राष्ट्रीय जनता दल के परिवार के लिए। आज देश के जननायक, सबसे बड़े लीडर, शोषित दलित पीड़ितों की आवाज आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का 78वां जन्मदिन है। राष्ट्रीय जनता दल परिवार, पूरे कोल्हान परिवार, उनको दीर्घायु होने का, लंबा उम्र होने का प्रार्थना किया, कामना किया और आपके माध्यम से भी हम लोग चाहते हैं कि भगवान लालू यादव जी को स्वस्थ रखे, दीर्घायु हो, कि पूरे देश में जो उनका कृति है, जो उन्होंने शोषित दलित पीड़ित अल्पसंख्यकों के लिए किया है, आज पूरा देश ही नहीं पूरे विदेश में जी का नाम है और हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि उनका भगवान उनको स्वस्थ रखे, लंबा आयु दे और आने वाला बिहार में उनका मार्गदर्शन में तेजस्वी यादव जी का सरकार बने, महागठबंधन का सरकार बने। और जिस तरह से झारखंड में हेमंत सोरेन जी का सरकार महागठबंधन के ओर से चल रहा है, हम लोग आपके माध्यम से यहाँ से संदेश देना चाहते हैं कि बिहार में जो आगामी चुनाव है उसमें तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन का सरकार बने, ये यहाँ से हम लोग कामना करते हैं। हजारीबाग शहर की सड़कों पर जीवनयापन कर रहे फुटपाथ दुकानदारों की स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। न तो उसके लिए कोई समुचित व्यवस्था है और न ही कोई स्थायी समाधान। तेज धूप हो या फिर मूसलाधार बारिश, ये दुकानदार खुले आसमान के नीचे सड़क किनारे अपना सामान बेचने को मजबूर है। नगर निगम द्वारा बनाए गए फुटपाथ दुकानों की हालत चालू होने से पूर्व ही जलसर हो चुकी है। इसे लेकर स्थानीय फुटपाथ दुकानदार संघ के प्रतिनिधि मंडल ने विधायक से मुलाकात कर अपनी समस्याएं साझा की और विधायक ने दुकानदारों की बात को गंभीरता से लेते हुए कहा कि वे इस दिशा में वे ठोस पहल करेंगे। फुटपाथ के लिए अभी तक कुछ नहीं किया गया है, लेकिन फुटपाथ पे लोग बैठना इसलिए कि नहीं, बस हम लोगों के पास बड़ा पूंजी है, नहीं हम लोग को पढ़े लिखे को ज़्यादा रहते हैं, इसलिए फुटपाथ बैठना हम लोग को मजबूरी है। तो यही चाहेंगे हम अपना जनप्रतिनिधि अधिकारी यही चाहेंगे हमें एक बढ़िया जो रांची से लेकर धनबाद और कई भी जिला में अंडर मार्केट बन चुका है, लेकिन आज तक हजारीबाग क्यों नहीं बना, इसके कारण कौन है? हमारे प्रतिनिधि ने या काम नहीं कर पा रहे हैं या फिर हमारा सरकारी काम नहीं कर पा रहे हैं। तो लगातार लगता है 20 साल हम लोग फुटपाथ का लड़ रहे हैं, हमें लोग अध्यक्ष के नाते चुना गया है, हम हमेशा लड़ रहे हैं फुटपाथ के लिए और आए दिन हम पर प्रशासन के द्वारा लाठी का भी सामना करना पड़ता है, लाठी खाना भी पड़ता है। देखिए कहीं ना कहीं लूट हुई थी उस योजना में, मैं इसका उस समय भी विरोध किया था जब मैं विधायक नहीं था, तब भी आज भी कर रहा हूँ। और फुटपाथ संघ के अभी 2 मिनट पहले सारे लोग आए हुए थे, उन लोग भी गए हैं। मैं उन्हें आश्वस्त किया हूँ कि हम इस मामले में गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं, सरकार के कान में डाल रहे हैं कि किस तरह से शहर का सुदृढ़ीकरण हो। अभी मैं उपायुक्त महोदय से भी कल मिलकर आया था, इस पर काफी लंबी चर्चा हुई है और अभी नए आए हैं, उनको थोड़ा सेटल हो जाने दीजिए और इसमें फिर से हम एक विचार करें। शहर अतिक्रमण को लेकर फुटपाथ पर लगातार डंडा चलते रहता है, इस पर भी तो पहल करने की आवश्यकता है। दोनों चीज होना चाहिए। अगर आप सबको रोकेंगे कि यहाँ टॉयलेट नहीं करना है तो आपको जगह देना चाहिए, टॉयलेट कहाँ करना है। सड़क जाम भी नहीं होना चाहिए, लोग सड़क पे नहीं आए, उन लोग पे मैं सड़क पे उतर के भी मैं निवेदन किया हूँ। सब्जी मार्केट के पीछे भी मार्केट बना हुआ है, लेकिन जिस तरह से बनाया गया उस तरह से बैठने को तैयार नहीं हमारे फुटपाथ के जो लोग हैं, उनकी भी कहीं न कहीं समस्या सही है, तो उन पर भी विचार किया। नगर निगम के अधिकारियों को भी मैंने बोला कि इस तरह से लेकिन लोग अभी तक इस काम को अंजाम नहीं दे पाए। मैं पुनः जाऊंगा और उसको
निराकरण करेंगे। अभी देखेंगे बस स्टैंड के सामने सड़क में लाइन से लोग बैठे रहते हैं, आवागमन भी बाधित होती है और कहीं न कहीं इसमें घटना होने की संभावना है, थोड़ा दुर्घटना हो सकती है। तो अंदर शेड बनाने के लिए भी हम अपने फंड से वहां शेड बनाने के लिए किए हैं और जल्द से जल्द चाहेंगे कि सारे लोग इस धूप पे, चिलचिलाती धूप पे कम से कम सर पे एक छत हो, वैसी जगह में हमारे लोग बैठे। जगन्नाथ का महास्नान और देव पूर्णिमा बोकारो के सेक्टर 4 स्थित जगन्नाथ मंदिर में बड़े ही भक्तिभाव के साथ आयोजित किया गया। इस दौरान पूरे विधि विधान के साथ उत्कल सेवा समिति के पदाधिकारी और सदस्यों ने इस पूजन प्रक्रिया और महास्नान में भाग लिया। आपको बता दें कि ओडिशा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में मनाया जाने वाला ये अत्यंत पवित्र और प्रमुख वार्षिक उत्सव है और ये रथ यात्रा से ठीक पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे महास्नान को स्नान यात्रा भी कहते हैं। इस दिन श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियों को मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाया जाता है और स्नान मंडप में सार्वजनिक रूप से स्नान कराया जाता है। जगन्नाथ जी का महास्नान, देव स्नान पूर्णिमा है। ये ज्येष्ठ मास का पूर्णिमा में का दिन भगवान का महास्नान होके उसके बाद 15 दिन के लिए भगवान अनवसर में चले जाते हैं, यानी किसी को दर्शन नहीं देते, उनका उपचार होता है। उसके बाद जो 26 तारीख को भगवान अपने नवजीवन दर्शन के लिए मंदिर का दरवाजा खोला जाएगा और उस दिन नवजीवन दर्शन देंगे। जनरल पब्लिक को दर्शन देने के लिए वो मंदिर से बाहर आते हैं। कोई लोगों को जो मंदिर का अंदर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, कुछ कारण से अंदर नहीं आ सकते हैं, तो अभी ये आज का दिन में जो देव स्नान पूर्णिमा का दिन में देवता लोग सब मिल के जगन्नाथ भगवान, सुभद्रा देवी एवं बलभद्र जी का आज ये पब्लिकली स्नान होता है। वो पब्लिकली वो आके 108 कलश पब्लिक लोग आके उनको जल डालेंगे, जल डाल के उनको पूरा पूजा अर्चना करेंगे और दिन भर ये पूजा अर्चना होगा। और ये पूजा अर्चना होने के बाद में ये जगन्नाथ भगवान शाम को फिर वो मंदिर का अंदर में प्रवेश करेंगे, वो जो जाएंगे। आज जगन्नाथ भगवान जी को मंदिर से यहाँ लाया गया है, उनको आज स्नान करवाया जाएगा और उसका बाद से फिर आज 15 दिन विश्राम करेंगे। उसके बाद उनको फिर रथ यात्रा के दिन में वहाँ ले जाया जाएगा मंदिर में, फिर वो जाएंगे अपना मासी बाड़ी राम मंदिर में रथ यात्रा के दिन में। पूरा रथ यात्रा के दिन रथ निकलेगा, पूरा सब भक्त लोग अपना भगवान जी का सब करेंगे, सब पूजा करेंगे। आज भगवान जी को मंदिर से यहाँ लाया गया है स्नान कराने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। वर्तमान में नशा चाहे किसी भी रूप में हो या किसी भी वर्ग द्वारा इसका सेवन किया जा रहा हो, ये उस व्यक्ति के साथ साथ उसके परिवार को आर्थिक और मानसिक रूप से कमजोर कर रहा है। ब्राउन शुगर, हेरोइन, कोकीन, शराब, कोडीन, अफीम, तंबाकू, मैरिजुआना, सिगरेट और बीड़ी जैसे नशीले पदार्थ शौक से लत बन जाते हैं। वक्त है संभल जाए। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए मादक पदार्थों के उत्पादन, उपभोग और तस्करी कर रहे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। साथ ही राज्य में हो रही अफीम की खेती को रोकने के लिए झारखंड सरकार में कड़ी सजा का है प्रावधान। जन आकांक्षाओं वाली हेमंत सरकार नशा और नशे की खेती छोड़ने वालों को पुनर्वास देकर सशक्त बना रही है। अब वह सरकार के नशा मुक्त झारखंड के सपने को साकार करते हैं। एक कदम हम बढ़ाते हैं, एक कदम आप बढ़ाएं। नशा छोड़ो, जिंदगी जोड़ो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश के ख्याति प्राप्त इतिहासकार डॉक्टर अमित कुमार सुमन का अपने गांव शिवनारा पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। जी हां, तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बताते चले कि स्वागत समारोह में इतिहासकार अमित कुमार सुमन ने शिक्षा का महत्व बताते हुए कहा कि हर व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए।
आरयू के वीसी अजित सिन्हा के कार्यकाल की जांच होगी। बताते चले कि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची विश्वविद्यालय के कुलपति अजित कुमार सिन्हा के कार्यकाल में हुए प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों की जांच के आदेश दिए हैं। राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने उच्च शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल कुमार पुरवार को पत्र लिखकर कुलपति के कार्यकाल के प्रशासनिक कार्यकलापों की जांच का आदेश दिया। मामले को लेकर जब कुलपति अजित कुमार सिन्हा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जांच का वो स्वागत करते हैं जो भी आरोप है निराधार है। हम किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। जो भी काम करवाए गए हैं नियम संगत करवाए गए हैं। तमाम चीजों की रसीद हमारे पास है। भवन निर्माण विभाग ने सभी काम करवाए हैं और मेरी सहमति थी। इसके बावजूद भी मैं तमाम कागजात अपने पास रखे जांच का मैं स्वागत करता हूं। हमने भी आज का समाचार पत्र पढ़ा है और समाचार पत्र में देखा हूं कि कुछ हमारे अगेंस्ट में कंप्लेन है और उस कंप्लेन के अगेंस्ट में जांच के लिए उन्होंने पुरवार साहब या एचआरडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को आदेश जारी किया है। तो मैं एक ही शब्द बोलना चाहता हूं आपको कि जांच में मैं आपको पूर्ण सहयोग देने को तैयार हूं। हमने ऐसा कोई भी गलत काम नहीं किया है जिसका मुझे डर है और हर लेवल पे हमने पूरा का पूरा नियम कानून का पालन किया है। ऐसा कोई भी हमने काम नहीं किया है जिससे कि विश्वविद्यालय के या हमारे छवि धूमिल हो। हमने विश्वविद्यालय के हित में सारे काम किए हैं। आप पहले भी विश्वविद्यालय को देखे थे। आप आज 20 साल से कर रहे होंगे पत्रकारिता। जो स्थिति थी, दीवार में बड़े बड़े पेड़ निकले हुए थे, बच्चों का कोई सुविधा नहीं था। यूनिवर्सिटी कैंपस की हालत देख रहे थे आप आज की गतिविधियां देखिए। एजुकेशन सिस्टम में कितना सुधार लाए हैं। जो फैसिलिटी नहीं थी स्टूडेंट्स को वो फैसिलिटी मैंने दिया। महिला शौचालय तक नहीं था हमारे विश्वविद्यालय में। जिस महिला शौचालय नहीं होने के कारण महिलाएं कहती थी हम पानी भी पिएंगे, 1 घंटा 2 घंटा के अंदर चली जाती थी। आपने वो दिन देखा है जब विश्वविद्यालय में हमारे स्टूडेंट जो 3rd फ्लोर और 2nd फ्लोर में डिपार्टमेंट्स है वहां पे विकलांग बच्चे जिसको हम दिव्यांग बोल रहे हैं वो सीढ़ी पर बैठ के और घसीट के ऊपर चढ़ती थी। उनके लिए अगर मैंने फैसिलिटी दे दिया। आप ये भी जानते हैं कि मैंने NEP 2020 आई वॉज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द स्टेट जो हमने लागू किया था। छपरा में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। बताया गया है कि ये पुलिसकर्मी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में सुरक्षा ड्यूटी के लिए BMP 2 के वाहन जो कि डेहरी से सीवान की ओर जा रही थी। इसी दौरान वीर कुंवर सिंह पुल पर वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए जिससे कि कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों में महिला पुलिसकर्मी शामिल है। सभी घायलों को इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम के एक लिपिक को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लिपिक की पहचान सूरज मोहन यादव के रूप में हुई है। सूत्रों के अनुसार सूरज मोहन यादव एक सेवानिवृत्त नगर निगम कर्मी की पेंशन शुरू कराने के एवज में 10% रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा था। आवेदक के द्वारा एक किश्त की भुगतान को दौरान निगरानी विभाग की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। राय है वो हमारे यहाँ थोड़ा सा शांत हो जाइए लोग। हाँ, निगरानी थाना में एक कंप्लेन की उनसे उनके पेंशन बेनिफिट के रिगार्डिंग पैसा रिलीज करने के लिए पैसा डिमांड किया जा रहा है। हम लोग उसका सत्यापन किए। सत्यापन के बाद निगरानी थाना का 37-25 रजिस्टर किया गया। फिर एक टीम का गठन किया गया जिसमें मतलब हम 6-7 लोग मेंबर। आमजन और मरीज की सेवा के लिए सदर अस्पताल में विधायक प्रदीप प्रसाद द्वारा स्थापित संजीवनी सेवा कुटीर को जिला प्रशासन ने अतिक्रमण करार देते हुए हटा दिया है। आपको बताते चले कि कुछ लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री से इसकी शिकायत की थी। उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई से विधायक समर्थकों में आक्रोश भी देखा गया है। विधायक समर्थकों का कहना है कि संजीवनी सेवा कुटीर को विधायक प्रदीप प्रसाद ने जरूरतमंदों की सहायता के उद्देश्य से शुरू किया था। सदस्यों ने बताया कि यह अतिक्रमण का मामला था। का जो बयान है जो सब जगह सभी लोग जानते हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ हिंदुओं का इलाज होता है। ये बात समझ से परे है। यहाँ पे सभी वर्ग के सभी समुदाय के लोगों का इलाज होता है। ये उन्होंने ये गलत करके हिंदू मुस्लिम वाला काम किया। ये हिंदू मुस्लिम करने का जगह नहीं है, ये सेवा करने का जगह है।
आपको सेवा आपके मन में है कि गरीबों का सेवा हो तो आप यहाँ पर आइए और यहाँ का ऑर्थो डिपार्टमेंट जाइए या झारखंड किसी का ऑर्थो डिपार्टमेंट जाइए, जाके देखिए कि मरीजों का 10 दिन 15 दिन 20 दिन से वहाँ पर उनका ऑपरेशन नहीं हो रहा है। आप हजार एक अतिक्रमण वाद चला था हमारे ही कोर्ट में, इसके बाद सफलतापूर्वक आज जो है उसमें आदेश पारित करने के पश्चात सिल्वर कोर्ट में से प्रतिनिधित्व करते हुए इसको हटा दिया गया। कहाँ ले जाया जा रहा है इसे? अभी इसको हम लोग देखेंगे सर विभागीय आवास पर या प्रसिद्ध जगह में हम लोग अखंड ज्योति हॉस्पिटल के द्वारा अनपल पंचायत में आंख की बीमारी को लेकर जांच शिविर लगाया गया, जिसमें लगभग 100 से 150 लोगों का निःशुल्क जांच किया गया। आपको बता दें कि यह शिविर बीजेपी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष मनोज पांडे के नेतृत्व में किया गया। इस संबंध में मनोज पांडे ने बताया कि समाज के हित में गरीब तबके के लोगों के लिए यह शिविर लगाया गया। अखंड ज्योति हॉस्पिटल के द्वारा निःशुल्क ऑपरेशन की भी व्यवस्था की गई। कटिहार नगर थाना क्षेत्र के रामपारा पेट्रोल पंप के पास स्थित निरोग नर्सिंग होम में इलाज के दौरान 50 वर्षीय सुकृदहीन अंसारी की मौत हो गई है। मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों ने बताया कि सुकृदीन को पेट में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर रवि एन गुप्ता ने हार्निया का ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के बाद उसकी हालत बिगड़ती चली गई। डॉक्टर ने मरीज को हायर सेंटर रेफर किया, लेकिन परिजन इलाज में देरी का आरोप लगाते हुए अस्पताल में ही हंगामा करते रहे। इस बीच मरीज की मौत हो गई। अक्सर देखा जाता था कि कई जगहों पर रेल फाटक नहीं रहने के बावजूद लोग रेल पटरी पार कर आना जाना करते थे, जिसके कारण प्राय लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते थे, जिसे ध्यान में रखते हुए रेलवे अब पूरे भारत में अंडरपास बना रहा है। और इसी कड़ी में जमशेदपुर के हल्दी पोखर समेत कई अन्य जगहों में भी रेलवे ने अंडरपास बनाई है। वहीं रेलवे के इस पहल ने लोगों में खुशी देखी जा रही है। लोगों ने कहा है कि अंडरपास बन जाने से दुर्घटना में कमी आएगी। जिस तरह से हमारा जो है पहले मानव रहित जो है फाटक थी हर जगह, और जिसके चलते जो है लोगों को काफी तकलीफ भी होती थी और लोग काल के गाल में समाते जा रहे थे, कई दुर्घटनाएं होते रहती थी। ये तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है कि अमृत भारत योजना के तहत ये सारा योजना को उन्होंने धरातल पर उतारा। आज पूरे बादाम पहाड़ सेक्शन एवं अन्य सेक्शनों में जो रेलवे का जो अंडर ब्रिज जो बन रहा है, इसमें क्या है कि लोग नीचे जनता चलेगी, ऊपर से ट्रेन चलेगा। देखिए, सबसे पहला बात तो ये कहना चाहिए कि रेलवे द्वारा जो अंडर ब्रिज बनाया जा रहा है ये बहुत अच्छी पहल है। इससे दुर्घटना में बहुत कमी आएगी और लोगों को जाम से भी मुक्ति मिलेगी। जो फाटक बंद हो जाने से 15-15 मिनट 20-20 मिनट तक खड़े रहता है। मगर कुछ ऐसी जगह भी है जहां भी अंडर ब्रिज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जैसे हमारे खासमाइल में श्यामा प्रसाद कॉलेज स्कूल के सामने। कोटवा जिला के डोमचांद प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत नवाडी पंचायत के रुकनीडीह के ग्रामीण पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उनके घरों में नल जल योजना के तहत पानी का कनेक्शन दिया गया है, लेकिन उस नल में पानी सप्लाई नहीं होता है। जल मीनार खराब पड़ा है, जिसके कारण लोग एक ही सरकारी चापाकल पर आश्रित हैं और घंटों पानी के पीछे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ग्रामीण जिला प्रशासन से पानी की समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की है। देखिए कि एक चापाकल है, उसमें कम से कम तो 100 हांडिया पानी पीते हैं और 100 हांडिया पानी पीने के बाद में एकदम इतना लंबा रहता है ना। देखिए डेली लड़ाई यहाँ चापाकल पर होना चाहिए, एकदम नित्य दिन होता है। नित्य दिन, एक दिन ऐसा नहीं है कि यहाँ लड़ाई नहीं होता। ऐसे एकदम लंबर लगा रहता है, कम से कम तो 60-70 को डब्बा रहता है रखल। वो बोलेगी हमको भरने दो, वो बोलेगी हमको भरने दो, उसी में लड़ाई हो जाता है। तो हम लोग का पीने के समस्या इतना मतलब कि बेकार हो गया है ना कि गाय जानवर रखे हैं, बकरी रखे हैं, उसको पानी पीना वो सब मर रहा है। हम लोग तो मरिए रहे हैं। लेकिन यहाँ का सरपंच मुखिया जो है 50 समिति वार्ड सदस्य कुछ कार्रवाई नहीं करता है। और हम लोग हजारीबाग में पिछले कई दिनों से बिजली की आंख मिचौली जारी है, जिसका खामियाजा हजारीबाग के लोग शहर से लेकर ग्रामीण तक भुगत रहे हैं। अपनी गर्मी अपने चरम पर है और ऐसे में बिजली का न होना बहुत ही तकलीफ दे रहा है। लगातार बिजली कई घंटे तक काटी जा रही, जिससे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बिजली आंख मिचौनी गर्मियों में ही खासकर होती है और बरसातों में। ये बिजली विभाग की कमियों को दर्शाता है। बिजली विभाग बार बार
बिजली विभाग से कहा जाता है कि हम लोगों ने ये कर दिया, तार बांध दिया, तार ये कर दिया। रामनवमी से पहले बड़े बड़े दावे करते हैं, पर रामनवमी में भी बिजली दिन भर नहीं रहती। और बिजली विभाग की कमियां के कारण ही पुराने जितने पोल है, पुराने खंभे हैं, सबको बदला जाता है सिर्फ पेपर में। कार्य कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ पेपर में बदल हो रहा है। बिजली गर्मी में आम दिनों के लिए आम जन भी परेशान है, सभी परेशान है। बहुत गड़बड़ स्थिति है हजारीबाग की लाइट का। अभी तो 10 बज रहा है रात, 10:30, देखिए अभी भी पावर कटा हुआ है। तो बाजार में रोड में घूम रहे हैं, गर्मी है क्या? गर्मी बहुत है। खेत में गिरे 11,000 वोल्ट तार के संपर्क में आने से किसान की मौत हो गई है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया है। आक्रोश देखा जा रहा है। तो वहीं सिसई थाना क्षेत्र के शिवनाथपुर गांव में एक किसान मती गोप 11,000 वोल्ट बिजली तार की चपेट में आ गया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि वो अपने खेत में हल चलाने के लिए गया हुआ था, जहां 11,000 वोल्ट का बिजली तार एक हफ्ते से गिरा हुआ था। बिजली तार की चपेट में आने के कारण किसान की मौत हो गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम सब भारतवासी हैं। उस देश